हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टोटल सोशल ज्ञान। तो आइए हम बात करते हैं हिस्ट्री का चैप्टर थर्ड, नेशनलिज्म इन इंडिया। इस चैप्टर में हमने लास्ट 3 वीडियोस बनाए हैं। 3 वीडियोस में आपने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे रॉलेट एक्ट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, और उसके आपने कॉजेज पढ़े हैं, उसके इफेक्ट पढ़े हैं। ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। तो हमने नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट के इफेक्ट्स इन द कंट्री साइड एंड इफेक्ट्स इन द टाउन एरिया, तो दोनों हमने पहले ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो इफेक्ट्स इन द कंट्री साइड में हमने पढ़ा कि जैसे अवध के एरियाज में बाबा रामचंद्र पूरी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स बना देते हैं। वहीं पे हमने प्लांटेशन वर्कर्स ऑफ आसाम पढ़ा कि उन्होंने गांधी के नाम पर ये कह दिया कि हमें टैक्सेस नहीं पे करना और अब हमें काम नहीं करना, हमारे विलेजेस में हमको ज़मीनें दी जाएंगी। और वो लोग जा रहे होते हैं, फिर रास्ते में चूंकि स्ट्राइक होता है, तो स्ट्राइक की वजह से उन सारे लोगों को वापस आना पड़ता है और पुलिस उन्हें क्या करते हैं, ब्रूटली उनको बीटन अप करती है, ब्रूटली मारती है। फिर क्या होता है, वहीं पे आप देखोगे अल्लूरी सीताराम राजू गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। तो वहां का भी आपने एक सीक्वेंस पढ़ा कि किसी अल्लूरी सीताराम राजू का ऐसे गुरिल्ला वॉर कर देते हैं, और गुरिल्ला वॉर के बाद फाइनली उन्हें क्या किया जाता है, 1924 में एग्जीक्यूट कर लिया जाता है और उन्हें डेथ पेनल्टी दे दी जाती है। ये तो आपका था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और ये पूरी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फरवरी 1922 में क्या होता है, फरवरी 1922 में क्या होता है, महात्मा गांधी वापस ले लेते हैं। क्यों? ड्यू टू द चौरी चौरा इंसिडेंस। चौरी चौरा जब होता है तो चौरी चौरा की वजह से महात्मा गांधी अपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रिटर्न ले लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, महात्मा गांधी शांत तो बैठने वाले नहीं थे। 1922 के बाद 1922 के बाद बहुत सारी कंडीशंस प्रिवेल होती हैं। फॉर एग्जांपल जितने भी लोग ये होते हैं, ये सारे के सारे लोग, फॉर एग्जांपल कांग्रेस के लोग, CR दास और मोतीलाल नेहरू। CR दास, याद रखना आप, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू कौन थे? फादर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। तो CR दास और मोतीलाल नेहरू जैसे लोग, ये लोग कांग्रेस में ऐसे लोग होते हैं जो मॉडरेट कहे जाते हैं। और वहीं पे पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग, मीन्स कि पंडित नेहरू एंड बोस, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग क्या होते हैं, रेडिकल्स कहे जाते हैं। रेडिकल्स और मॉडरेट्स में कांग्रेस क्या होती है, कांग्रेस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। वही उसी के बाद कांग्रेस क्या होता है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है पूरी इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक मॉडरेट में और दूसरी रेडिकल्स में। अब रेडिकल्स और मॉडरेट्स में डिफरेंस क्या होता है कि रेडिकल्स की जनरली बिलीफ ये होती है कि हम क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स को विदाउट फोर्स के यूज के हम इन्हें ब्रिटिशर्स को भगा नहीं सकते। और वो लोग क्या किसे सपोर्ट करते हैं, वायलेंस का सपोर्ट करते हैं। वही मॉडरेट जो होते हैं, मॉडरेट आइडियोलॉजी के लोग, वो लोग क्या सपोर्ट कर रहे होते हैं कि ब्रिटिशर्स को हमें थ्रू लॉ, यानी कि जो असेंबली होती है, उस असेंबली में हम अपने आप को पार्टिसिपेट करेंगे, असेंबली में हम जाएंगे, असेंबली में अपना रिप्रेजेंटेशन अपने लोगों का देंगे, वहां इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और तब जाकर वहां पे ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज का अपोज करेंगे। इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। तो CR दास और मोतीलाल नेहरू जो मॉडरेट होते हैं, ये दोनों लोग मिलकर क्या बनाते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं जिसका नाम क्या होता है, उस पॉलिटिकल पार्टी का स्वराज पार्टी। तो आप ये याद रखना, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि हु फॉर्म द स्वराज पार्टी, तो आपको क्या लिखना होगा, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी बनाते हैं। और स्वराज पार्टी बनाने के बाद ये लोग काउंसिल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब होता क्या है कि 1922 के से लेकर इस 1920, 22, 26, ये पूरा का पूरा पीरियड ऐसा होता है कि इस पूरे पीरियड में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन होता है पूरे वर्ल्ड पे। और जब ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन होता है तो उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे आता है, इंडिया पे आता है। और फाइनली 1926 से लेकर 1930 के बीच में इंडिया के अंदर क्या होता है, इकोनॉमिक कोलैप्स आ जाता है। और जितनी भी क्रॉप्स होती, क्रॉप फेलियर होता है, और क्रॉप फेलियर की वजह से क्या होता है, इकोनॉमिक कोलैप्स आ जाता है। इकोनॉमिक जब कोलैप्स होता है, जिसको हम ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो इंडियन फार्मर्स की इनकम होती है, इंडियन फार्मर्स की इनकम कंप्लीटली पूरी तरह से क्या होती है, बर्बाद हो जाती है। उनकी अर्निंग आना बंद हो जाता है। और जब उनकी अर्निंग आना बंद हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि जो कंट्री साइड के लोग होते हैं, स्पेशली जो कंट्री साइड के हमारे जो विलेज एरियाज के लोग होते हैं इंडिया में उस टाइम पे 1920 से 30 के बीच में, वो लोग रेवेन्यू को दे पाने में रेवेन्यू नहीं दे पाते हैं।
रेवेन्यू जब नहीं दे पाते हैं तो ब्रिटिशर्स उन्हें फोर्स करते हैं रेवेन्यू के लिए, टैक्सेस के लिए। और इस कंडीशन में क्या होता है कि इंडियंस और ब्रिटिशर्स दोनों में लार्ज स्केल पे डिफरेंट प्लेसेस पे वायलेंस होता है, और डिफरेंट प्लेसेस पे वायलेंस होने के बाद क्या होता है, क्लैशेस होते हैं, फायरिंग होती है, बहुत सारे लोग मरते हैं। उसी टाइम पे ही ये 1930 के ही पीरियड में, सॉरी 1926 के ही पीरियड में, इसी पीरियड में 1926 में ही क्या होता है, ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटेन में, वहां पे हम बात करें, इंग्लैंड की बात करें, इंग्लैंड में क्या होता है, पॉलिटिकल चेंज होते हैं और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो क्या होता है, वहां का चेंज हो जाता है। और जब वो चेंज हो जाता है तो इंडिया की कंडीशन को एनालाइज करने के लिए वो एक ग्रुप ऑफ पीपल्स भेजता है इंडिया के अंदर कि आप जाओ और देखो इंडियंस की प्रॉब्लम्स क्या है, फिर उसको बताने के बाद उस बेस पे आप पॉलिसी बनाओ। तो जो ग्रुप ऑफ पीपल्स भेजता है उसे हम क्या कहते हैं, कमीशन कहते हैं, कमीशन कहते हैं। जो ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कमीशन कहते हैं। और उस ग्रुप ऑफ पीपल्स को हेड कौन कर रहा होता है, सर जॉन साइमन, सर जॉन साइमन। और यही रीजन होता है कि उस पूरे कमीशन का नाम क्या लिखा जाता है, साइमन कमीशन। उस पूरे के पूरे कमीशन का नाम क्या लिखा जाता है, साइमन कमीशन। तो जब साइमन कमीशन ये इंडिया में आता है, तो इंडिया में आने के बाद, क्योंकि ये आता है किस लिए, ये आता है किस लिए, इंडिया में इसलिए आता है कि इंडियंस की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एनालाइज कर सके, और इंडियंस की प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने के बाद इंडियंस के लिए कौन कौन सी हमें पॉलिसीज बनानी है, क्या उनके लिए फ्रेमवर्क करना है, और इंडियन का अपलिफ्टमेंट कैसे होगा, डेवलपमेंट कैसे होगा, इसके लिए साइमन कमीशन को भेजा जाता है इंडिया में। लेकिन एक प्रॉब्लम ये होती है, इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे ब्रिटिशर्स होते हैं, और इंडियंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इंडियंस की अपनी प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए इस पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, इस पूरे कमीशन में एक भी नहीं होता। और इसकी वजह से क्या होता है, 1928 में पूरे इंडिया में इस साइमन कमीशन का अपोज होने लगता है, और गो बैक साइमन के क्या होते हैं, गो बैक साइमन के क्या होते हैं, स्लोगन्स रेज होने लगते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे। और 1928 में जब गो बैक साइमन के स्लोगन्स रेज होने लगते हैं, तो स्लोगन्स रेज होने से क्या होता है कि ब्रिटिशर्स को फाइनली साइमन कमीशन को वापस भेजना पड़ता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, रेडिकल्स और मॉडरेट में के कुछ लोग होते हैं कि जो साइमन कमीशन को सपोर्ट कर रहे होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो साइमन कमीशन का अपोज कर रहे होते हैं। मतलब मोस्टली पूरे इंडिया में गो बैक साइमन का अपोज किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ 1928 में क्या होता है, गो बैक साइमन। और वहीं पूरे इंडिया में जो रेडिकल्स होते हैं, रेडिकल्स कांग्रेस के ही अंदर, ये रेडिकल्स क्या करते हैं कि एक अपनी प्लानिंग करते हैं कि क्या करते हैं कि हम दिसंबर 1929 को प्लेज लेते हैं। दिसंबर 1929 को एक क्या होता है, पाकिस्तान के लाहौर में, आप याद रखना, दिसंबर कांग्रेस सेशन दिसंबर 1929 लाहौर कहाँ है, पाकिस्तान में, आपको पता ही है। तो लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, लाहौर सेशन में ये लोग क्या करते हैं, एक प्लेज लेते हैं। और ये प्लेज क्या होते हैं कि हम 26 जनवरी 1930 को हमारा दिन क्या होगा, उस दिन हम इंडिया का स्वराज डे मनाएंगे। वो दिन हमारा क्या होगा, इंडिया का इंडिपेंडेंस डे होगा, 26 जनवरी 1930। इस दिन को वो सिलेक्ट करते हैं कि द 26 जनवरी विल बी एज अ स्वराज डे फॉर अस, एंड दिस विल बी सेलिब्रेटेड एज अ इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। और इसकी वजह से क्या होता है, आपको याद होगा, आप हर साल 26 जनवरी को आप रिपब्लिक डे मनाते हो, क्योंकि उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, अब आप सोचो कि 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली बनकर तैयार हो चुका था, फिर भी हमने उसको 2 महीने बाद, सॉरी 1 महीने बाद, 26 नवंबर कंप्लीट होने के बाद दिसंबर हमने वेट किया, पूरा 2 महीना वेट किया, और 26 जनवरी 1950 को ही हमने क्यों इंप्लीमेंट किया। उसका रीजन ये था कि ये जो 26 जनवरी 1930 इन रेडिकल्स ने, या पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस की जैसे लोग जो कांग्रेस में थे, उन लोगों ने जिस दिन को सिलेक्ट किया था, उस दिन को हम ताकि बार बार हर साल याद कर सकें। और यही रीजन रहा कि हम 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो हुआ कि इन लोगों ने 26 जनवरी 1930 को रिपब्लिक डे से सेलिब्रेट करने का मन बना लिया, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करेंगे। वहीं दूसरी तरफ महात्मा गांधी क्या कर रहे थे,
नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर रहे थे। और महात्मा गांधी जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर रहे थे तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने के लिए महात्मा गांधी को एक ऐसी चीज चाहिए थी, एक ऐसी चीज चाहिए थी कि जिससे कि वो क्या पहले तो हम सिविल डिसोबीडियंस की बात कर ले। सिविल डिसोबीडियंस था क्या? ये सिविल डिसोबीडियंस, डिसोबीडियंस का मतलब जानते हो आप, आज्ञा न मानना। डिसओबीडियंस, डिसओबीडियंस का मतलब क्या था? आज्ञा न मानना। सिविल मीन्स जनरली हम पीपल को कहते हैं, आर्मी की लैंग्वेज में, फौज की लैंग्वेज में हम सिविल किसे कहते हैं? वो हर पर्सन जो आर्मी से रिलेट नहीं है, डिफेंस से रिलेट नहीं होता, उसे हम सिविलियन कहते हैं। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट महात्मा गांधी ने स्टार्ट की थी। इसका मतलब क्या था कि हम ब्रिटिशर्स के किसी भी लॉ को नहीं मानेंगे, उनके ब्रिटिशर्स के किसी भी लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, और जितने भी लॉज हैं ब्रिटिशर्स के उन सारे लॉज को हम क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए 31 जनवरी, अब आप याद रखना, आप 31 जनवरी 1930, अब मैं सीक्वेंस से लिखता जा रहा हूं, ठीक है? 1922 से हम चल रहे हैं, 1922 से चल रहे हैं, और 1922 के बाद फरवरी 1922 से चल रहे हैं ना, फरवरी 1922। आपको याद होगा क्या रिटर्न लिया जाता है? कौन सा रिटर्न लिया जाता है? तो आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ कर लिया जाता है। उसके बाद 1926 से लेकर 30 के बीच में ग्रेट डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन होता है। जब डिप्रेशन होता है मीन्स की मंदी होती है आर्थिक। उसी बीच में 1928 को क्या होता है? साइमन कमीशन आता है। 1928 को साइमन कमीशन आता है, और साइमन कमीशन के बाद क्या होता है? साइमन कमीशन के बाद क्या होता है कि एक तरफ रेडिकल्स के लोग क्या करते हैं? 26 दिसंबर 1929 लाहौर सेशन में क्या करते हैं कि डिक्लेयर करते हैं कि हम 26 जनवरी 1930 को हम क्या करेंगे? 26 जनवरी 1930 को हम क्या करेंगे? स्वराज डे मनाएंगे। तो स्वराज डे सेलिब्रेट करते हैं वो लोग। अब स्वराज डे सेलिब्रेट तो करते ही हैं वो लोग, लेकिन वो सक्सेस नहीं होता पाते, उस दिन इंडिया तो इंडिपेंडेंट हो नहीं पाता। उसके बाद इसी जनवरी 1930 में ही, कब, कौन सी जनवरी? 31 जनवरी 1930 महात्मा गांधी क्या करते हैं कि उस टाइम पे जो वायसराय होता है, या फिर उस टाइम पे जो कहें कि जो ब्रिटिशर्स का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, कौन होता है? लॉर्ड इरविन, वायसराय लॉर्ड इरविन। अब आप याद रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, वायसराय लॉर्ड इरविन। तो वायसराय लॉर्ड इरविन जो ब्रिटिशर्स का सबसे बड़ा अधिकारी जिसको कहते हैं कि इंडिया में होता है, वायसराय लॉर्ड इरविन को 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी एक लेटर भेजते हैं, और उसमें ये कहते हैं कि कुछ डिमांड्स को लिखकर भेजते हैं कि अगर वायसराय लॉर्ड इरविन महात्मा गांधी को उन डिमांड्स को मान लेता है, तो उन डिमांड्स को मानने के बाद अगर जब वो मान लेगा तो वो क्या करेंगे? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नहीं स्टार्ट करेंगे। अगर वो नहीं मानता है तो उस दिन से ही वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या करेंगे? स्टार्ट कर देंगे। अब इसके लिए महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए क्या किस चीज को सिलेक्ट किया? सॉल्ट को सिलेक्ट किया। महात्मा गांधी ने सिलेक्ट किसे किया? सॉल्ट को सिलेक्ट किया कि सॉल्ट एक ऐसी चीज थी। महात्मा गांधी ने सॉल्ट को ही क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी चीज थी जिसे सोसाइटी का हर एक सेक्शन, हर एक पीपल यूज करता था, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, अमीर हो, गरीब हो, छोटी कास्ट का हो, अपर कास्ट का हो, हर कोई यूज करता था इसे। तो महात्मा गांधी को एक ऐसा सिंबल ये दिखा क्योंकि सॉल्ट लॉ को ब्रेक करना। क्यों सॉल्ट लॉ को महात्मा गांधी ब्रेक करना चाहते थे? क्योंकि उस टाइम पे जो सॉल्ट बनाने वाली कंपनीज थी या जो सॉल्ट बनाते थे लोग, वो सॉल्ट बनाने वाले क्या करते थे? बहुत हायर टैक्सेस लगाते थे, और जो जिस टैक्सेस से सारा रेवेन्यू किसको मिलता था? ब्रिटिशर्स को सबसे ज्यादा फायदा होता था। इस वजह से महात्मा गांधी ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। सॉल्ट लॉ था क्या? सॉल्ट लॉ में यह था कि कोई भी इंडियन सॉल्ट नहीं बना सकता विदाउट ब्रिटिशर्स के परमिशन के। तो महात्मा गांधी ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने का प्रपोजल किसके सामने रखा? सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने का प्रमोशन किसके सामने रखा? लॉर्ड इरविन के सामने, कि यही यहां से वो क्या करेंगे? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का स्टार्ट करेंगे जब सॉल्ट लॉ वो ब्रेक करेंगे। तो उससे पहले उन्होंने, महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को के 11 डिमांड्स एक पेपर पे लिख के भेजी। और उन 11 डिमांड्स में क्या चीजें थी?
कि उन 11 डिमांड्स में जितने भी रिच पीपुल्स थे या जितने भी पुअर थे, हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोगों को कि कम से कम रेवेन्यूज किया जाए। जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स क्या हो रही थी कि लोग रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे, टैक्सेस नहीं दे पा रहे थे, और ब्रिटिशर्स जबरदस्ती उनसे टैक्सेस ले रहे थे। उसके बाद जो लेबर्स काम करते थे उनकी वेजेस बढ़ाई जाए, और जो फार्मर्स थे, फार्मर्स को इंडिगो प्लांटेशन की जगह पे ज्यादा क्रॉप्स का प्रोडक्शन कराया जाए। ये सारी चीजें उस डिमांड में मौजूद थी। अब जब ये सारी चीजें उस डिमांड में मौजूद थी, तो लॉर्ड इरविन ने क्या किया, इसको लाइटली लिया। लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी की इस डिमांड को क्या किया, लाइटली लिया। तो जब लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी की डिमांड को लाइटली लिया, तो उससे महात्मा गांधी ने तो पहले ही उसे डेडलाइन दे दी थी कि अगर महात्मा गांधी की इन 11 डिमांड्स को नहीं माना जाता है तो उसके बाद क्या करेंगे महात्मा गांधी 11 मार्च को, महात्मा गांधी ने कहा था कि 11 मार्च को हम क्या करेंगे, क्योंकि 11 डिमांड्स थी, और 11 मार्च को उन्होंने क्या कहा कि हम यहाँ से साल्ट लॉ ब्रेक करेंगे। और साल्ट लॉ ब्रेक करेंगे के लिए क्या हुआ, इरविन ने लाइटली लिया इन चीजों को, महात्मा गांधी की डिमांड्स को। महात्मा गांधी ने अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ महात्मा गांधी 11 मार्च को निकल जाते हैं 78 वॉलंटियर्स के साथ। अब जब 78 वॉलंटियर्स के साथ महात्मा गांधी निकलते हैं अपने आश्रम से, कहां से निकलते हैं, साबरमती से। जो साबरमती कहाँ है, गुजरात में। साबरमती से निकलते हैं गुजरात, साबरमती गुजरात से महात्मा गांधी निकलते हैं अपने आश्रम से, और फाइनली वो कहाँ जाते हैं, दांडी। तो साबरमती से लेकर दांडी तक, साबरमती से लेकर दांडी तक पूरी की पूरी ये डिस्टेंस कितनी होती है, 240 माइल्स की डिस्टेंस होती है। अब इस 240 माइल्स की डिस्टेंस को डेली 24 डेज में क्या होता है, 24 डेज में पर डे 10 माइल्स महात्मा गांधी क्या होते हैं, पैदल ही ट्रेवल करते हैं साबरमती से दांडी तक। और जब साबरमती से लेकर दांडी तक महात्मा गांधी ट्रेवल करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे महात्मा गांधी जिन जिन रास्तों से जा रहे होते हैं, जिन जिन विलेजेस में रुक रहे होते हैं, उनके साथ डिफरेंट वॉलंटियर्स, हायर क्लास पीपुल, लोअर क्लास पीपुल, वुमेन्स, चिल्ड्रंस, ये सारे लोग महात्मा गांधी के साथ जुड़ते हुए चले जाते हैं। और महात्मा गांधी जहां जहां भी जाते हैं वहां क्या होते हैं कि लोगों को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के फीचर्स बताते हुए जाते हैं। और फाइनली महात्मा गांधी कहां पहुंच जाते हैं, दांडी पहुंच जाते हैं। दांडी कब पहुंचते हैं, वो इन्होंने स्टार्ट कब किया, 11 मार्च। और दांडी पहुंचते कब है महात्मा गांधी, दांडी पहुंचते कब है, 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को क्या होता है, महात्मा गांधी दांडी पहुंच जाते हैं। और महात्मा गांधी 6 अप्रैल रीच्ड दांडी। अब दांडी जब गुजरात में महात्मा गांधी पहुंच जाते हैं, तो फिर क्या होता है, महात्मा गांधी वहां पर जाते हैं, जाकर वो सॉल्ट बनाते हैं, वाटर को बॉयल करके खुद ही सॉल्ट बनाते हैं। और जैसे ही महात्मा गांधी ने सॉल्ट बनाया, वही सॉल्ट लॉ ब्रेक हो गया। एंड दिस वाज द बिगिनिंग लैंडमार्क ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। समझा, कि यहीं से ही महात्मा गांधी की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होती है। और जैसे ही महात्मा गांधी सॉल्ट लॉ ब्रेक करते हैं, महात्मा गांधी को फॉलो करते हुए पूरे इंडिया के डिफरेंट प्लेसेस में लोग जगह जगह पे सॉल्ट बनाना शुरू कर देते हैं, और ब्रिटिशर्स के लॉज को, और डिफरेंट वे में ब्रिटिशर्स के लॉज को ब्रेक कर देते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की वजह से ब्रिटिशर्स पे क्या इफेक्ट हुआ, और महात्मा गांधी ने उसके बाद की सिचुएशंस क्या क्रिएट हुई। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय, थैंक यू।